दोस्तों, याद तो होगा ही आपको। पिछले कहानी में बताया था कि बाघ ने काफ़ी मात्रा में साइनाइड जहर खा लिया था, जो गब्बा की बॉडी में डाला गया था उसके अंदर अंदर तक। फिर वो साइनाइड खा के गुफा के अंदर चला गया था। लोगों ने पहले पत्थरों से गुफा को कवर कर दिया था, अच्छी तरह बंद कर दिया था। फिर कॉर्बेट साहब ने तार की एक मोटी जाली से गुफा का जो मुहाना था उसको बंद कर दिया था, और रोज़ उसे देखने के लिए जाते थे। 10वें दिन जब वो चेक करके वापस आए तो इबर्टसन साहब ने डाक बंगले में उनको बताया कि रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ मार्ग से करीब 1 मील ऊपर एक महिला को बाघ ने मार दिया है। बड़ी विचित्र और भयानक स्थिति होती जा रही थी। तो दोस्तों, अब चलते हैं घटना के अगले हिस्से में। उसके बाद क्या हुआ ये जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि आप लोग उत्तरांचल डायरीज में आते हैं, अपना प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। आपकी ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी है। इसे ऐसे ही मेंटेन रखिएगा और कहानी में बने रहिएगा। बहुत रोमांचित होती जा रही है ये कहानी। बड़ा मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने में और सुनाने में। दोस्तों, कोई ऐसी घटना या समाचार जिसमें सभी लोगों की उत्सुकता हो, क्यूरियोसिटी हो, वो समाचार बहुत तेज़ी से चारों तरफ फैल जाता है कि नहीं? कोई भी बात है तो एकदम फैल जाती है। इसी तरह से इस आदमखोर के जहर खाने और गुफा में बंद किए जाने का जो ये खबर थी कि इसे गुफा में बंद कर दिया गया है और उसने जहर खा लिया है, ये पूरे गढ़वाल में ऑलमोस्ट हर व्यक्ति तक पहुंच चुका था। तो खबर सुनने के बाद स्वाभाविक सी बात है कि लोग थोड़ा सा निश्चिंत हो गए थे, थोड़ा सा नॉर्मल हो गए थे और नॉर्मल व्यवहार भी वैसा ही करने लगे थे। अब उतनी सावधानी उन्होंने नहीं रखी थी। लेकिन उधर बाघ पर जब साइनाइड का असर कम हो गया तो वो गुफा के दूसरे रास्ते से बाहर निकल गया। बाघ तो बड़ा सयाना था, और जो भी पहला व्यक्ति उसको थोड़ा सा सावधान मिला उसने उसे ही धर दबोचा। 1 मिनट दोस्तों। जिम कॉर्बेट साहब जो है गुफा का मुआयना करके उस दिन जल्दी ही लौट आए थे। अब इनके पास पूरा दिन बचा हुआ था। ब्रेकफास्ट करने के बाद ये दोनों लोग, मतलब इबर्टसन साहब और जिम कॉर्बेट साहब, अपने साजो सामान, मतलब अपनी राइफलें, बुलेट्स, रोप, रस्सियाँ और जो भी अन्य जो आवश्यक सामान था वो लेकर घोड़ों पे सवार हो गए और चल पड़े उस गांव की ओर जिस गांव में ये महिला के मारे जाने की खबर आई थी। ये लोग पहले तो रुद्रप्रयाग और बद्रीनाथ मार्ग में पहुंचे। फिर कुछ दूरी बाद इन्होंने इस मार्ग को छोड़ दिया और ऊपर पहाड़ी की तरफ जा रहे रास्ते को पकड़ लिया। अब ये उस रास्ते पे चलने लगे जो पहाड़ी पे जा रहा था। करीब 1 मील आगे चलने पर ये उस स्थान पर पहुंचे जहाँ से गांव की तरफ से आता हुआ रास्ता इस रास्ते में मिल जाता था। मतलब दोनों रास्ते इस जगह पे आके मिलते थे, और इस स्पॉट पे जहाँ पे रास्ते मिलते थे यहाँ पे कुछ संघर्ष किए जाने के निशान थे, और ब्लड का एक मतलब जो खून का एक कुंड सा बना हुआ था, एक तालाब सा बना हुआ था छोटा सा, काफ़ी खून था जिसमें। और गांव का प्रधान, जिस महिला को बाघ ने मार दिया था, उसके रिश्तेदार और बाकी के गांव वाले, ये सब लोग जो है इन लोगों का इंतज़ार कर रहे थे कि ये शिकारी दल आएगा। शिकारी दल मतलब जिम कॉर्बेट और इबर्टसन साहब से उनको उन्होंने वो जगह दिखाई जहाँ पे बाघ ने महिला पे अटैक किया था। महिला अपने घर का दरवाज़ा बंद करने के लिए जा रही थी, तो जैसे ही वो बंद करने के लिए गई उसी टाइम बाघ ने उस पर झपट्टा मारा और उसे लेके भागा। और यहाँ से वो जो महिला थी उसको पीठ के बल घसीटता हुआ करीब 100 गज दूर उस स्थान पर ले गया, जहाँ पर वो संघर्ष हुआ था और ढेर सारा खून था।
यहाँ पे बाघ ने अपनी पकड़ ढीली करी और महिला ने भी अपने बचाव के लिए अपने हाथ पांव चिल्लाए, चिल्लाई भी होगी, सब किया होगा, लेकिन एक आदमखोर बाघ का मुकाबला वो दोस्तों कितनी देर कर पाती। कुछ ही मिनटों के बाद उसने दम तोड़ दिया, बाघ ने उसको मार डाला। हालांकि उसकी चीखें और बाघ के गुर्राने की आवाज़, ये सब उठापटक की जो भी सब हो रही थी, ये आवाज़ें गांव वाले सुन रहे थे, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ भी कर पाते। अब यार खुद सोचो, वो बेचारे तो खुद इतना डरे हुए थे, वो क्या कर पाते, किस तरह से मदद कर पाते, क्या कर पाते वो बेचारे, कुछ नहीं कर पाए। अब महिला को मारने के बाद बाघ ने क्या किया कि उसने महिला को करीब 100 गज तक तो एक जंगल के अंदर घसीटता हुआ ले गया, पहले घसीटता हुआ ले गया 100 गज तक। फिर वहां से उसने उस महिला को अपने जबड़े से हवा में उठा लिया, तो ऐसे उठा लिया हवा में, और फिर 200 गज और आगे बढ़ गया। अब महिला को हवा में उठा लिया था, तो जो घसीटे जाने के जो निशान मिलने थे वो बंद हो गए, मगर जो उसकी बॉडी से जो ब्लड गिर रहा था, उसके ट्रेल बने हुए थे, उसके निशान बने हुए थे, जिनको देखते हुए बाघ का पीछा किया जा सकता था, बाघ के पीछे जाया जा सकता था उनको देखते हुए। और इन्हीं निशानों का पीछा करते हुए जिम कॉर्बेट और इवर्सन साहब पीछा करते हुए जा रहे हैं। अब वो करते हुए एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहाँ पे करीब 4 फुट चौड़ा और 20 फुट लंबा एक समतल सा मैदान था। पहाड़ों में खेत हुआ, ये खेत सतह सीढ़ीदार खेत होते हैं। इस शक्ल से मैं मैदान बोल रहा हूँ ताकि आपके समझने में आसानी हो। इस मैदान पर 8 फीट ऊंचा एक भीड़ा था, भीड़ा बोलते खेत की दीवार को, आप ऐसे समझ लो एक ऊंचा स्थान, खेत के बाद एक ऊंचा स्थान। उसमें एक घिंगारू का पेड़ था। दोस्तों घिंगारू पहाड़ों में एक जंगली फल होता है और बच्चे इसे बड़े चाव से खाते हैं, बच्चे क्या बड़े बड़े खाते हैं, हम अभी भी मिल जाए खा लें। ये आकार में एकदम छोटा होता है और ये समझ लीजिए सेब का, एप्पल का मिनिएचर होता है, इतना सा। इसका स्वाद भी जो है थोड़ा खट्टा मीठा होता है। और उस पेड़ के बगल से नीचे की तरफ, जहाँ पे पेड़ था उसी के बगल से नीचे की तरफ एक ढलान थी। ढलान पे जो है एक कुंजे की झाड़ी थी। कुंजा क्या होता है पिछले वीडियो में बताया था, अभी फिर बता देता हूँ। ये पहाड़ों में होने वाला जंगली गुलाब होता है, सफ़ेद रंग का होता है और उस पर जो कांटे होते हैं वो उल्टे होते हैं। मैं फोटो डाल दूंगा अगर मेरे को मिली तो ये जो कुंजे की झाड़ी थी वो घिंगारू के पेड़ के ऊपर चढ़ गई थी, बेल से लिपट गई थी। और जो महिला की बॉडी थी वो वही भीड़े, मतलब वो जो ऊंचा स्थान, जो खेत का जो वो होता है, दीवार जो होती है, उसके बीच में एक गठरी सा बना हुआ था और उसका जो सर था वो दीवार पे टिका हुआ था, यानी कि उस भीड़े में ऐसे टिका हुआ था। उसके शरीर के सारे कपड़े फटे हुए थे, जैसा बाघ करता है, सबसे पहले कपड़े फाड़ डालता है। और उसकी जो शरीर था बिना कपड़ों का, उसके ऊपर कुंजे के फूल गिरे हुए थे। इस महिला की आयु करीब 70 वर्ष की रही होगी और इसके बाल भी जो है पक चुके थे, आधे सफ़ेद हो चुके थे। और ये एरिया जो है जिम कॉर्बेट साहब के लिए एकदम नया था, तो इनके लिए बहुत ज़रूरी था कि वो इस एरिया का जायजा लें। हालांकि इनकी अनुभवी आंखों ने गांव से ही जब नज़र मारी थी, गांव से देख लिया था कि ये जंगल से होकर जाती हुई पहाड़ी जो है ये करीब 4 से 5 हज़ार फुट ऊंची है और पहाड़ी के ऊपर का जो हिस्सा है करीब 2000 फुट का, उसमें बांज के और चीड़ के पेड़ भरे हुए हैं, यानी कि पेड़ों का जंगल है। और जो नीचे का मैदान था वो करीब आधा मील चौड़ा था, उस पर घास थी और इस घास के मैदान के नीचे के हिस्से में घनी झाड़ियों का जंगल था। घास और झाड़ियों के जंगल से होते हुए जिम कॉर्बेट साहब उस पहाड़ी की धार तक चले गए। इनके सामने अब एक
फैला हुआ चौड़ा एरिया था, जिस एरिया की ज़मीन कुछ धंसी हुई सी थी, जो करीब आधा मील नीचे यात्रा मार्ग, जो बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा मार्ग था, वहाँ तक वैसी धंसी धंसी सी थी, मतलब धंसी वैसी कुछ धंस सी जाती है। पहले कभी इस जगह पे भूस्खलन हुआ होगा, मतलब लैंडस्लाइड हुआ होगा। जिन लोगों ने लैंडस्लाइड वाला एरिया देखा है, उसको कुछ सालों बाद देखो तो ज़मीन धंसी धंसी सी लगती है। उसकी वजह से ये ऐसी दिख रही थी। एक चीज़ और ख्याल करी होगी आपने, लैंडस्लाइड वाला जो हिस्सा होता है, वो ज़मीन का जो हिस्सा होता है, वो हिस्सा ज़मीन से कुछ कट सा जाता है और ज़मीन ऐसे धंसी सी लगती है। ये भूस्खलन वाला हिस्सा करीब 100 गज चौड़ा था, मतलब ये 100 गज चौड़ा जो है भूस्खलन हुआ था। इस कटाव के ऊपर जहाँ पे महिला की बॉडी रखी थी, वहाँ पे खुला हुआ मैदान सा था, और भूस्खलन के कारण ज़मीन का जो हिस्सा कट गया था, उस हिस्से में कुछ नमी सी थी, और वहीं पर बड़े बड़े पेड़ थे कुछ, और पेड़ों के नीचे झाड़ियाँ थी। जहाँ से ज़मीन कटनी शुरू हुई, यानी जहाँ से लैंडस्लाइड शुरू हुआ था, उससे थोड़ा ऊपर एक चट्टान थी। ये चट्टान ऊपर से नीचे की ओर झुकी हुई थी, मतलब ऐसे ऐसे थी, जैसे ऊपर से नीचे झांक रही हो, होता है यूं झांक रही हो जैसे। इस चट्टान की ऊंचाई करीब 40 फुट थी और लंबाई करीब 100 गज के करीब रही होगी। इस चट्टान के बीच एक छोटा सा पोखर भी था, यानी नौला पानी का स्रोत। और जिम कॉर्बेट साहब ने बड़ी बारीकी से इस एरिया का जायजा लिया, निरीक्षण किया, इंस्पेक्शन किया, और एक अनुमान लगाया कि ये बाघ जो है कटान के पास वाली झाड़ियों पर ही कहीं पर है। ये कहीं गया नहीं है, यहीं कहीं पर है। और ये ऐसा भी नहीं चाहते थे कि जब तक ये कंफर्टेबल ना हो जाए, मतलब पूरी तरह तैयार ना हो जाए शिकार करने के लिए, बाघ को इनकी प्रेजेंस का आभास हो, बाघ को ये पता चले कि ये यहाँ पे है। ये नहीं चाहते थे ऐसा हो। अब इनको कंफर्म ये करना था कि बाघ पर्टिकुलर किस जगह पे होगा, कौन सी जगह पे बाघ होगा। अब बहुत सावधानी के साथ ये जो है उस डेड बॉडी के पास पहुंचे, जो महिला का शरीर था उसके पास पहुंचे। गांव में इन्हें बताया गया था कि जब बाघ ने महिला को मारा तो उसके थोड़ी ही देर के बाद सवेरा हो गया था। चूंकि महिला को मारने, फिर घसीट कर ले जाने, और फिर कुछ दूरी तक हवा में उठा के ले जाने के बाद महिला ने जब बाघ ने उस महिला के शरीर को जब खाना शुरू किया होगा, तो मॉर्निंग होने लगी होगी, सवेरा होने लगा होगा। उजाला हो जाने के कारण बाघ ने उससे थोड़ा सा खाकर बचे हुए शिकार को वहां पे छुपा दिया होगा और खुद वहां से चला गया होगा। जिस पहाड़ी के ऊपर शिकार रखा हुआ था, वहां से ठीक नीचे गांव दिखाई पड़ता था, बिल्कुल गांव विजिबल था। तो ये बात तो ऑलमोस्ट क्लियर थी कि जब बाघ ने महिला को खाना शुरू किया होगा तो उधर नीचे गांव में हलचल हो गई होगी, शोरगुल हो गया होगा, अच्छा खासा तमाशा हो रहा होगा। तो वो आवाज़ जो है इस तक आ रही होगी, इसको डिस्टर्ब हो रहा होगा खाने में। इसलिए जितना संभव हो सका उसने अपने शिकार को छुपाने की कोशिश करी होगी और इस जगह पे लाके रख दिया होगा। इस एरिया की जो ज़मीन थी ये थोड़ा सख्त थी, टाइट थी, इसलिए यहाँ पे बाघ के पंजों के निशान तो नहीं मिले। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब का अपना एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से उन्होंने अंदाज़ा, एक आइडिया लगाया कि शिकार की पोजीशन ऐसी है और लोकेशन पहाड़ की ऐसी है और ये है, तो बाघ कहाँ गया होगा। तो ये भी एक दिशा में चल पड़े जिस तरफ इन्हें उम्मीद थी कि बाघ गया होगा। ये उस रास्ते में करीब आधा मील चले तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे से अब गांव दिखना बंद हो गया था। जो नीचे गांव दिख रहा था अब वो नहीं दिख रहा था, और जो भूस्खलन, जो लैंडस्लाइड के कारण कटाव वाली ज़मीन थी, ये उसके पास पहुँचे और बहुत खुश हो गए।
क्योंकि इनका जो आइडिया था वो बिल्कुल सही था। बाघ इसी डायरेक्शन में आया था। यहाँ पे एक झाड़ी थी और उस बाघ ने इस झाड़ी में काफ़ी देर तक आराम किया था। उसने पूरा जम के वहाँ पे एक नींद निकाली थी। वहाँ की ज़मीन थोड़ा धसी हुई, वो पत्तियाँ दबी हुई थी, वो थी, जो निशान होते हैं वो सब थे। अब बाघ के पंजों के निशान भी थे, तो निशानों को देख के इनको पता चल गया कि बाघ यहाँ से उठकर कटाव वाली जो ज़मीन है उस पर चलता हुआ करीब 50 गज तक नीचे की तरफ चला गया होगा। जिम कॉर्बेट साहब करीब आधा घंटा इसी जगह पर रुक गए, अलर्ट होकर के। ये जगह जहाँ पे बाघ ने आराम किया था, और ये झाड़ियों में और पेड़ों में और जो एरिया था उस जगह पे बड़ी सतर्कता से देख रहे थे, गन को पकड़े कि बाघ कहीं पे होगा तो हिलेगा डुलेगा, कुछ तो मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट करेगा तो इनकी नज़रों में आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से मतलब बाघ की टो लेते हुए इन्हें कुछ मिनट हुए थे, तो एक तरफ कुछ सूखी पत्तियां थी, उनमें कुछ हलचल हुई। इन्होंने एकदम से उस तरफ को देखा तो वहाँ पे ये स्वीटर बैबलर थे, अरे जिसे बन बकरा भी कहा जाता है, पक्षी होते हैं। इनका एक छोटा जो समूह था वो पत्तियों पर दाना खोजते हुए अपने खाने के लिए बड़े सावधानी से चल रहा था। और जहाँ तक आदमखोर की खबर का मामला है, तो ये माना जाता है कि ये पक्षी जंगल में बाघ की उपस्थिति के सबसे अच्छे मुखबिर होते हैं। तो जिम कॉर्बेट साहब ने भी डिसाइड किया कि अब इन पक्षियों के सारे ही बाघ की जो प्रेजेंस है, उसकी जो उपस्थिति है, उसका पता लगाया जाए। लेकिन काफ़ी देर तक कोई ऐसी गतिविधि नहीं हुई, कोई मूवमेंट, कोई हलचल, और ना कोई आहट, ऐसा कुछ हुआ नहीं कि जिससे ये पता चले कि बाघ यहाँ पे है कि नहीं है। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब का सिक्स्थ सेंस जो था, छठी इंद्री, वो इनको बार बार नॉक कर रही थी कि बाघ है तो यहीं पे कहीं पे, लेकिन उसकी निशानी कोई नहीं मिल रही थी। लेकिन इनको फुल आभास हो रहा था कि वो यहीं कहीं आसपास ही है, कहीं पे है, लेकिन कहाँ है, दुविधा। अब ये कोई दूसरा तरीका सोचने लगे कि यार बाघ को कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि इसको ढूंढना मारना बहुत ज़रूरी था। इसने इतना आतंक मचाया हुआ था कि आप हर कहानी में सुन रहे हैं, कोई ना कोई शिकार जरूर हो रहा है। अब किसी खुले हिस्से में आकर वहां से निकल जाने के लिए बाघ के पास दो ही रास्ते थे। पहला, पहाड़ी से नीचे उतरकर वो यात्रा मार्ग की तरफ चला जाए, या दूसरा पहाड़ी में ऊपर की तरफ चले जाए। तो दो ही रास्ते बचे हुए जहां से छिप के जा सकता है वो, बाकी तो सब खुला खुला सा है। खुले में आएगा, नजरों में आ जाएगा। जिम कॉर्बेट साहब ने ये सोचा कि यदि ये नीचे की तरफ भागा तो इनको बड़ा नुकसान हो जाएगा, इन्हें कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर वो ऊपर की तरफ भागा और उस चट्टान की तरफ जाएगा, अगर ऊपर की तरफ भागेगा तो ये उस चट्टान की तरफ जाएगा जहाँ पे वो झाड़ियाँ हैं और चट्टान में वो खो सी बनी है, गुफाएं सी बनी हैं। इस जगह पे उसको छुपने के लिए जगह मिल जाएगी, और जिम कॉर्बेट साहब को भी आसानी होगी उसे ढूंढ कर मारने में। तो उनके लिए यह फायदेमंद था कि बाघ ऊपर की तरफ दौड़े। अब इन्होंने क्या किया, ये कटान वाले हिस्से के पास से ढलान पे उतर के आगे बढ़े, जहां पे इन्हें उम्मीद थी कि बाघ बैठा हो सकता है। ये सब आइडिया चल रहा है, एक एक्सपीरियंस और एक आइडिया से ही सारे काम होते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि वहीं से एक घुमावदार पगडंडी पकड़ ली, एक रास्ता पकड़ लिया। ये पगडंडी थोड़ा घुमाव लेकर ऊपर की ओर जाती थी। अब ये धीरे धीरे उस पर चलने लगे। ये उसके हर मोड़ पे बहुत सावधानी बरत रहे थे, बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। और ये इस तरह से सावधानी से और धीरे धीरे चलते हुए ये कुछ फुट ऊपर चढ़ चुके थे, और जो खो थी, जो गुफाएं थी, उनकी तरफ नज़र रखने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ रही थी,
क्योंकि उस तरफ जो है वो सिमिटर बैबलर थे और वो बड़ी मस्ती में अपना दाना चुग रहे थे। अगर वहाँ पे बाघ होता तो इन पक्षियों के कारण जिम कॉर्बेट साहब को पता चल जाता, क्योंकि बाघ के वहाँ पर होने पर ये पक्षी, ये सिमिटर बैबलर, ये कुछ ना कुछ हरकत ऐसी करते, ये चहचहाने लगते, चिल्लाने लगते, फड़फड़ाने लगते या उड़ते पेड़ों में बैठ जाते, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। ये करीब 40 गज ऊपर और खो से करीब 10 गज बाईं तरफ पहुंच गए। जो गुफा सी थी, जो खो था, उससे 10 गज बाईं तरफ पहुंच गए, 40 गज की हाइट पे। अचानक से वो सिग्नेचर जो बैबलर थे वो उड़कर बांच के पेड़ पर बैठ गए। वो पक्षी, एक तरह से ये कहिए कि ये पक्षी जिम कॉर्बेट साहब को सूचना देने का काम कर गए, अलर्ट करने का काम कर गए। इन्होंने अपनी राइफल पकड़ी और बिल्कुल तैयार हो गए, करीब 1 मिनट तक स्थिर खड़े हो गए, बिल्कुल बिना हिले डुले खड़े हो गए, और फिर बहुत धीरे धीरे ये आगे बढ़ने लगे। अब जिस रास्ते पे आगे बढ़ रहे थे, यहाँ पे जो जमीन थी वो थोड़ी गीली थी और थोड़ी स्लिपरी थी, फिसलने वाला रास्ता था। इनकी नज़र तो खो में थी। ये खो में नज़र रखते हुए कदम से कदम आगे बढ़ा रहे थे कि अचानक इनका पांव फिसल गया, और जब तक ये संतुलित होते, बाघ ऊपर खो की तरफ से कूद गया और एक झाड़ियों के अंदर घुस गया। उस झाड़ी से काले मुर्गों का एक झुंड इनके सर के ऊपर से उड़ता हुआ निकल गया। अगर फिसलते नहीं तो बाघ को ये मार देते, इनकी रेंज में आ जाता बाघ, लेकिन वो उछला, झाड़ी के अंदर घुसा। झाड़ियों के अंदर घुसते ही मुर्गियाँ उड़ के इनके ऊपर से निकली। इनकी सारी मेहनत बेकार हो गई, मतलब ये जो प्रयास किया था ये भी असफल हो गया। बाघ के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए थे, लेकिन पाँव फिसल गया। जब तक संभलते तब तक बाघ वहां से निकल भागा। और जिम कॉर्बेट साहब का कहना है कि हालांकि वो बाघ को उस डायरेक्शन में आसानी से भगा सकते थे जिस डायरेक्शन से वो आया था, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। ये कुछ मतलब कोई कायदे का कोई वो नहीं था, इससे कुछ मिलना नहीं था रिजल्ट, क्योंकि चट्टान की दीवार तब तक दिखाई नहीं देती जब तक ये उसके ठीक ऊपर नहीं पहुंच जाते, और जब तक ये वहां पहुंचकर पोजीशन लेते तब तक बाघ कितनी दूर पता नहीं नीचे की तरफ कहां से कहां भाग जाता। बाघ की स्पीड, हमारे पहाड़ों में बोलते कि पलक झपकने तक बाघ 7 गांव पार कर जाता है। एक हमारे पहाड़ की कहावत है बाघ के लिए। खैर, अब ये और इबर्सन साहब कुछ जरूरी बातें तय करके ये तय कर चुके थे कि ये लोग अब 2 बजे के आसपास उस खुले हुए जो बीहड़ सा क्षेत्र है यहाँ मिलेंगे, जिस जगह पे वो हरी घास का मैदान और वो छितरी छितरी सी झाड़ियाँ थी। ये प्रॉमिस हो गया, 2 बजे का टाइम फिक्स हो गया। इबर्सन साहब रुद्रपुर चले गए, रुद्रप्रयाग, और अपने ठीक समय में 2 बजे के आसपास इबर्सन साहब आ गए। अब वो अकेले नहीं, बल्कि रुद्रप्रयाग से कई आदमियों को साथ लेकर के आए थे। साथ ही वो कुछ खाने पीने का सामान, पेट्रोमैक्स, 2 एक्स्ट्रा राइफल, और वो फिशिंग थ्रेड जो होता है, जो मछली मारने वाली जो डोरी होती है, ढेर सारा साइनाइड, जहर, और एक पिंजरा जो बाघ को पकड़ने को काम आता, ये सब लेकर के आ गए थे। पहले तो इन्होंने एक पानी के नौले के पास बैठकर खाना खाया, फिर चाय पी। उसके बाद ये उस महिला की जो बॉडी थी, डेड बॉडी, उस तरफ चल पड़े। जिम कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि ये लोग किधर गए, फिर क्या हुआ, ये सारी बातें बताने के लिए इन्हें जो शिकार की वास्तविक स्थिति है उसके बारे में बताना जरूरी है। डेड बॉडी जंगल के किनारे से 5 फुट की दूरी पर समतल मैदान पे थी, जो 4 फुट चौड़ी और 20 फुट लंबी थी, जैसा पहले बताया था।
इस पट्टी का ऊपरी किनारा एक ऊंचे भीड़े से, मतलब ऊंची दीवार से सेफ था, और नीचे की तरफ एक खड़ी ढाल थी और उसमें एक कुंजे की झाड़ थी। किनारे पे घिंगारू का एक कटा हुआ पेड़ था, और ये जो कटा हुआ पेड़ था ये इतना छोटा था कि इसमें मचान बनाने के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी हाइट इतनी थी। इसलिए इन्होंने बंदूक फांस का मतलब, जैसा मैंने एक बार पहले आपको बताया था कि जिम कॉर्बेट साहब ने भी किया, इसी रुद्रपुर के आदमखोर वाली कहानी में गाय के बॉडी के पास में किया था। अगर आपको याद होगा तो किसी एपिसोड में मैंने बताया है ये बंदूक फांस के बारे में, कि मछली मारने वाली डोरी का एक सिरा बंदूक के ट्रिगर से बंधा होता है, और डोरी में जरा सा खिंचाव हो तो ट्रिगर दब जाता है और गोली चल जाती है, एक तरह से ऑटोमेटिक हो जाता है। तो वो बंदूक फांस, जहर और जो पिंजरा है उसके भरोसे में रहना ही इनको अब बेहतर लगा, और ये सब करने के बाद में ये लोग अपनी तैयारी में लग गए। अब किस तरह की तैयारी? बाघ को पकड़ने की या मारने की तैयारी। सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, महिला की जो डेड बॉडी है उस पर जहर भरा, जितना पॉइजन ये भर सकते थे भरा। फिर जिम कॉर्बेट साहब खुद उस डेड बॉडी में इस तरह से झुकते थे जैसे बाघ मांस खाने के लिए झुकता है ना, बाघ किस तरह से खाता है, सेम उस तरह से जिम कॉर्बेट साहब झुकते थे। और इनके झुकने के हिसाब से इवर्टसन साहब उधर राइफल सेट करते थे। उन्होंने अपनी पतली ट्रिगर वाली .256 मैनलिचर राइफल और जिम कॉर्बेट साहब की तेज गति वाली जो .450 राइफल थी, वो शिकार से 15 गज की दूरी पर 2 पेड़ों में बांध दी। वैसे तो बाघ शिकार पे किसी भी डायरेक्शन से आ सकता था, कोई भी ऐसा अवरोध नहीं था जिसे बाघ फांद ना सके, लेकिन इन दोनों के हिसाब से उसके आने का जो सबसे नेचुरल वे होगा वो वही होगा जिससे जिम कॉर्बेट साहब ने उसे जाते हुए देखा था। सब इनके एक्सपीरियंस, सब इनके अनुभव के हिसाब से ही काम चल रहा था। इस रास्ते में करीब 15 फुट चल के शिकार तक आना होगा बाघ को। बाघ 15 फुट चल के शिकार तक आएगा। तो इसी पट्टी पर इन्होंने जो है वो सूखी पत्तियां हटाई, वहाँ पड़े हुए लकड़ी के टुकड़े मुकड़े जो भी सब रहे थे वो सब हटाए। फिर वहाँ एक गड्ढा किया, एक लंबा और एक काफ़ी चौड़ा गहरा गड्ढा खोदा, और उससे जो मट्टी निकली, ताज़ी मट्टी, उसको उठा के कहीं दूर फिकवा दिया, और उस गड्ढे में पिंजरा डाल दिया। पिंजरे को बंद का जो जबड़ा था उसको बंद करने के लिए जो स्प्रिंग थे वो दबा दिए गए, और वो जो उसकी जो प्लेट सी थी, उसको दबाने के लिए प्लेट सी थी, उसको इस तरह से इतने हल्के ढंग से व्यवस्थित किया कि जरा सी हलचल हो तो ये एकदम से खुल जाए और ट्रिगर दब जाए और पिंजरा बंद हो जाए। पिंजरे के ऊपर हरी घास बिखेर दी गई, घास के ऊपर मिट्टी डाली, और उसके ऊपर सूखी पत्तियां और लकड़ी के टुकड़े, सब कुछ वैसे ही कर दिया जैसे पहले था। पिंजरा जो है ज़मीन में कुछ इस तरह सेट हो गया कि अब किसी को पता नहीं चल रहा था कि इस जगह पे एक खतरनाक पिंजरा लगा हुआ है। बिल्कुल सब नेचुरल जैसा पहले था वैसा ही कर दिया गया। अब लास्ट काम बचा था, मछली मारने वाली डोरी को सेट करना। तो क्या किया गया, डोरी का एक सिरा राइफल के ट्रिगर से टाइट कर दिया गया, बांध दिया गया। फिर कुंदे के आखिरी छोर के चारों ओर घुमाकर शिकार से 10 गज की दूरी तक ले जाया गया, जहाँ पे शिकार था उसके 10 गज तक उसको ले जाया गया। फिर वहाँ पे से लौट के राइफल के दूसरी राइफल के कुंदे के चारों ओर घुमाकर ट्रिगर से बांध दिया गया। मतलब ये 2 राइफलें हैं, ऐसे ले गए, डोरी को आगे ले गए, फिर वहाँ से लाए और इसमें कर दिया, यानी कि एक गोला सा, अर्ध गोल सा हो गया, और उसके बाद डोरी को काट दिया। डोरी के काटे जाने का जिम कॉर्बेट साहब को बड़ा दुख हो रहा था,
क्योंकि ये एकदम नई और बहुत अच्छी डोरी थी जो बड़े शौक से इन्होंने खरीदी थी। अब क्या किया गया कि जो डोरी, जो बाकी जो डोरी थी, उसको महिला की कमर से बांधा गया और फिर फंदे से गुजारा गया, मतलब पिंजरे से गुजारा गया। और पिंजरे का ट्रिगर मतलब वो प्लेट जिसमें स्प्रिंग सेट थी, उस प्लेट से लपेट कर कसकर बांध दिया गया। अब इन्होंने अपने सारे जो काम किया इसका निरीक्षण किया, एक जायजा लिया, तो इन्होंने सब कुछ सही लगा। फिर अचानक इनको ध्यान आया कि मान लो अगर बाघ इस रास्ते से ना आकर इसके विपरीत दिशा से आता, उल्टी दिशा से आया, तो क्या होगा। तो ऐसा होने में बाघ जो है बंदूक फांस और पिंजरे से बच जाएगा। तो ऐसी नौबत ना आए इसके लिए इन्होंने कुछ झाड़ियाँ काटी और फिर इस तरफ की ज़मीन में, जहाँ से जो अपोजिट साइड की के आने का जो रास्ता संभावित सोच रहे थे ये, वहाँ पे 1-1 फुट गहरे गड्ढे किए और उन झाड़ियों को उन गड्ढों में रोप दिया। इधर उधर से मिट्टी ला करके दबा करके उनको ऐसे कर दिया गया जैसे वो नेचुरली इस स्थान पे उगी हो, यानी प्राकृतिक रूप से इस जगह पे पहले से हो। बाद में किया गया है, ऐसा आइडिया ना आए। अब ये सब पूरी तरह आश्वस्त थे कि अब कोई भी जानवर यदि मांस खाने के लिए जाए और वहाँ से जिंदा लौट के वापस आ जाए तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। राइफलों के जो सेफ्टी कैच थे उन्होंने उसको निकाल के वहीं रख दिए थे, अलग कर दिए थे, और ये सब करके ये गांव की तरफ वापस आ गए। गांव से 50 गज दूर जहां बाघ ने महिला को मारा था, जहां पे खून का कुंड सा था, उसके पास ही एक आम का काफी बड़ा पेड़ था। तो इन लोगों ने क्या किया, उस पेड़ के ऊपर तख्ते और बल्लियों का एक मचान बनाया और उसके ऊपर से एक बढ़िया खुशबूदार एक पुआल जो होती है वो बिछा दी गई। इस मचान पे इन्होंने रात बितानी थी। अब ये पूरी तरह तैयार थे कि अगर बाघ पिंजरे में आ गया तो उसे तुरंत गोली मार देंगे, उससे उसका काम तमाम कर देंगे, उसे समाप्त कर देंगे, क्योंकि तैयारी तो बिल्कुल फुल प्रूफ तैयारी थी। सूरज डूबने वाला था, सनसेट होने वाला था। अब इन्होंने क्या किया, मचान में अपनी पोजीशन ले ली। और ये जो मचान था ये इतना लंबा चौड़ा था कि ये दोनों इसमें आराम से सो भी सकते थे। मचान से महिला की बॉडी उस बिहड़ को पार करके करीब 200 गज की दूरी पर थी और मचान से लगभग 100 फुट की ऊंचाई पर थी। यानी कि ये मचान है, इसके 100 फीट ऊपर और 200 गज दूर। समझ गए होंगे, मतलब मचान से पहाड़ी की ऊंचाई जहां पर बॉडी थी वो 100 फुट की हाइट पे थी ऊपर। पहाड़ ऐसे होते हैं ना। इवर्सन साहब को शक था कि वो जो दूरबीन लगी हुई राइफल है उससे सही निशाना पता नहीं लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। तो उन्होंने अपना चश्मा निकाल लिया और पहन लिया। जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी .275 राइफल में बुलेट लोड करके तैयार हो गए। अब इनकी योजना ये थी कि इबर्सन साहब जो है वो पहाड़ी पर जिस तरफ से बाघ के आने की उम्मीद थी वहां पे नजर रखेंगे और जिम कॉर्बेट साहब इस पूरी पहाड़ी पे नजर रखेंगे। अगर इन्हें बाघ कहीं पे भी दिखता है तो ये गोली चला देंगे, क्योंकि इनकी जो राइफल थी उसकी अच्छी खासी रेंज थी। उसकी रेंज 300 गज की थी। तो 300 गज काफ़ी होता है। जिम कॉर्बेट साहब ने सिगरेट जला ली और सूरज को डूबता हुआ देख रहे थे। अंधेरा होने में अभी टाइम था, करीब 45 मिनट, एज पर जो किताब में लिखा हुआ है जिम कॉर्बेट साहब ने, करीब 45 मिनट बचे हुए थे। अब सूर्यास्त होने वाला था। आकाश की जो लालिमा होती है, जो रेडनेस आ जाती है, वो थोड़ा कम हो गई थी। इबर्सन साहब ने अपना चश्मा पहन लिया था। जिम कॉर्बेट साहब ने भी अपनी राइफल उठा ली थी, क्योंकि अब वो समय आ गया था कि बाघ किसी भी समय सामने आ सकता है, प्रकट हो सकता है। इन्होंने बड़ी सावधानी से, पूरी बारीकी से जंगल का जायजा लेना शुरू कर दिया।
अपना गन लेकर के पूरा। ये बहुत गहरी नज़रों से मचान पर बैठकर वो जो सामने पहाड़ी में जो बीहड़ जो फैला हुआ था उस एरिया का मुआयना कर रहे थे जहाँ पे बाघ के होने की उम्मीद थी। ये पूरा एरिया पॉइंट टू पॉइंट चेक कर रहे थे, लेकिन किसी भी तरह की कोई हलचल या कोई हरकत दिखाई नहीं दी। ना तो किसी पशु ना किसी पक्षी का चलना फिरना दिखा दिया, ना कोई अलर्ट कॉल वगैरह, कुछ नहीं। मतलब शांत, जंगल एकदम शांत था ये कहिए। थोड़ी देर के बाद अंधेरा हो गया, अब दिखाई देना बंद हो गया। जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी राइफल नीचे रख दी और इबर्सन साहब ने भी अपना चश्मा उतार के उसके जो कवर था उस पर उससे उन्होंने पैक कर दिया। अगर बाघ दिख जाता तो जरूर मार दिया जाता, मगर वो दिखाई नहीं, तो एक तरह से ये मौका भी हाथ से निकल गया। जब दिखाई नहीं तो मौका ही हाथ से निकल गया। लेकिन अभी भी मौके थे, इसलिए चिंता वाली कोई बात नहीं थी। बंदूक फांस, पिंजरा और साइनाइड, इसलिए चिंता वाली कोई बात नहीं थी। अंधेरा हुआ ही था कि उसके थोड़ी देर बाद बारिश होनी शुरू हो गई। तो इन्होंने इबर्सन साहब के कान में बोला कि इस बारिश ने तो सब किए किराए में पानी फेर दिया भाई, सारी मेहनत बेकार हो गई। क्योंकि बहुत हल्के से व्यवस्थित किया गया जो पिंजरे का दरवाज़ा है, यानी कि वो प्लेट जिससे स्प्रिंग को रोका हुआ है, अगर उस प्लेट में पानी भर गया तो बाहर से जो है पिंजरा बंद हो जाएगा और जो मछली पकड़ने वाला जो धागा है वो भीग के सिकुड़ भी सकता है, और वो जरा भी सिकुड़ा तो ट्रिगर झटक जाएगा और गोली चल जाएगी। तो बड़ी असमंजस की स्थिति थी। बारिश हो ही रही थी। इबर्सन साहब ने ऐसे ही पूछा, यार जिम कॉर्बेट, जिम टाइम क्या हुआ है अभी? तो इन्होंने अपनी घड़ी देखी, वो चमकते अंकों वाली रेडियल वाली जो घड़ी होती है, उसमें टाइम देख के बताया अभी 7:45 हो रहा है। और जैसे ही इन्होंने टाइम बताया, मतलब इनका टाइम बताना और उसी टाइम एक जोरदार गुस्से से भरी हुई हुंकार सुनाई पड़ना, मतलब दोनों चीजें ऑलमोस्ट एक साथ हुई। और ये हुंकार जो है शिकार की तरफ से आई थी, यानी उस महिला की बॉडी की तरफ से आई थी। आखिर रुद्रप्रयाग का आतंक, वो दहशत, वो आदमखोर बाघ पिंजरे में आ ही गया। इबर्सन साहब थे वो आनंद फानंद में मचान से नीचे उतरे, और जिम कॉर्बेट साहब भी जो है टहनियों के सहारे फटाफट नीचे कूदे। इन लोगों की किस्मत अच्छी रही कि ये नीचे ढाल में कूदने के बावजूद इनको ये फिसले नहीं या इनको कोई चोट नहीं लगी, क्योंकि ढाल ऐसी थी कि फिसलते तो बहुत नीचे जाते, बहुत चोट खाते। अब इबर्सन साहब ने वहीं खेत में छुपाया हुआ पेट्रोमैक्स निकाला और उसे जलाने लगे। अब वो जला रहे थे तो जिम कॉर्बेट साहब कुछ और ही सोच रहे थे। अब जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी शंका जो है इबर्सन साहब के सामने रखी। तो जैसे ही शंका रखी तो इबर्सन साहब थोड़ा उखड़ गए, थोड़ा गुस्से में बोले, अरे यार तुम बड़े निराशावादी हो यार। पहले तुम्हें डर था कि बारिश के कारण ये पिंजरा बंद हो जाएगा और वो पानी के कारण जो है वो डोरी जो है सिकुड़ जाएगी और गोली चढ़ जाएगी। यार तुम बहुत निराशावादी बातें करते हो, और अब बोल रहे हो कि बाघ जो है पिंजरे से भाग निकला है। यार ये सब क्या है यार? ये थोड़ा रोश में उन्होंने बोला। तो जिम कॉर्बेट साहब ने बोला, अभी तुम खुद सोचो कि बाघ की आवाज़ सिर्फ एक बार सुनाई दी है। यदि बाघ पिंजरे के अंदर होता तो वो गुस्से में लगातार दहाड़ रहा होता। और बात भी सही है, जब पता चलता कि पकड़ा गया है तो वो हर तरह से कोशिश करता, दहाड़ता, निकलने की कोशिश करता, मगर उसकी तरफ से किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। जिस हुंकार को सुनकर ये मचान से नीचे उतर आए थे वो आवाज़ तो बंद है। इबर्सन साहब जो ख़ासतौर पर हर तरह के लैंप जलाने में माहिर थे, वो पेट्रोमैक्स जला चुके थे।
और जिम कॉर्बेट साहब की बात सुनकर कुछ हद तक कुछ सहमत भी नज़र आ रहे थे। हाँ यार, ये बात तो सही कह रहे हैं कॉर्बेट, लेकिन वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो पा रहे थे, बड़े असमंजस की स्थिति में थे। बाघ की जो चुप्पी थी, शक तो इन्हें भी होने लगा था, लेकिन अंदर से मन मान नहीं रहा था। चलो यार, चल के चेक किया जाए क्या है, चेक करना जरूरी है। तो जितना तेजी से हो सकता था, ये दोनों लोग उतना तेजी से उस एरिया की तरफ निकल भागे, मतलब दौड़े उस तरफ। अब ये लोग उस गुस्से से भरे हुए बाघ और वो बंदूक फांस से बचने के लिए थोड़ा घूमकर शिकार के ऊपर की तरफ पहुंचे। वहां से पेट्रोमैक्स की रोशनी में इन्होंने देखा कि पिंजरा जो है अपनी जगह में नहीं है, पिंजरा अपनी जगह से गायब है। अब इनकी उम्मीद थोड़ा और बढ़ गई। अब पेट्रोमैक्स की तेज रोशनी जब पिंजरे में पड़ी तो देखा कि उसके जो जबड़े थे वो तो बंद हैं, मगर पिंजरा खाली है। पिंजरा पहाड़ी से करीब 10 गज की दूरी पर पड़ा हुआ था। शिकार, मेरा मतलब मारी गई महिला का सर अब भीड़े की तरफ नहीं था, मतलब वो दीवार की तरफ अब सर नहीं था। और अब पहली नज़र में ही पता चल रहा था कि शिकार का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा खाया जा चुका है। बाघ ने काफ़ी हिस्सा उस महिला का खा लिया है। अब इन दोनों का मूड बड़ा ख़राब हो गया, क्योंकि इतनी सब तैयारी को एक बाघ आके बेकार करके चला गया था। सारी मेहनत क्या करा बेकार हो गया था। दोनों लोग बड़े अपसेट थे और क्या करते, वापस मचान पे आके बैठ गए। अब जागने का भी कोई फायदा नहीं था, तो ये सो गए। अब बिस्तर तो इनके पास था नहीं, तो ठंड से बचने के लिए इन्होंने उसी पुआल को अपने ऊपर डाल लिया और फिर अपना सो गए। सवेरा होने पे ये मचान से नीचे उतरे। इन्होंने पानी वगैरह गर्म किया, चाय बनाई, चाय पी, फिर कुछ देर तक आग सेकी। उसके बाद ये लोग उस महिला की डेड बॉडी की तरफ चले गए। अब इनके साथ पटवारी, इवर्सन साहब और उनके कई आदमी थे, और साथ ही गांव के भी बहुत सारे लोग थे। ये दो लोग, इनके संग पटवारी और बहुत सारे लोग। और जिम कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि अगर वो अकेले होते तो जो वो अब बताने जा रहे हैं उसे बताने में संकोच करते। सुनिएगा, राक्षस या जानवर जिसने भी उस बूढ़ी महिला को मार डाला था, अगर उसने पिछले दिन जो मेहनत इन लोगों ने करी वो देखी होती, तो वो उस काली और बरसाती रात में उस पिंजरे में बंद होने की उम्मीद भी नहीं कर सकता था। कहने का मतलब यह है कि अगर बाघ इनको पिंजरा लगाते, बंदूक फांस बांधते देख लेता, तो वो यहाँ कभी आता ही नहीं। लेकिन वो यहाँ आया था, उसने मांस भी खाया था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसको मारने के लिए या पकड़ने के लिए यहाँ पे किस तरह की तैयारी की जा चुकी है। बाघ अनभिज्ञ था इन सब चीज़ों से। हालांकि बारिश हल्की सी हुई थी, फिर भी ज़मीन को नरम बनाने के लिए काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री थी। और ये लोग उस क्रूर, उस आदमखोर बाघ की गतिविधियों का अनुमान, जो उसके जो छोड़े गए निशान थे, पंजों के निशान थे या और जो सब थे, उसी से लगा सकते थे। जिस दिशा से इन्हें उम्मीद थी कि बाघ आएगा, वो उसी दिशा से आया था। मैदान की समतल जो पट्टी थी
वहाँ पर पहुंचकर उसने पहले एक चक्कर लगाया, फिर नीचे की तरफ उस रास्ते पर किया जहाँ पर इन्होंने वो झाड़ियाँ रोपी थी, 1-1 फुट गड्ढा खोद के झाड़ियाँ रोप दी थी। तो वहाँ पे से उसने 3 झाड़ियाँ उखाड़ी और अपने लिए एक पर्याप्त एक चौड़ा रास्ता बनाया, उससे अंदर गया, फिर अंदर जाके शिकार को पकड़कर करीब 1 फुट राइफल की तरफ ले गया, जिससे मछली पकड़ने वाली जो डोरी थी वो ढीली हो गई। अगर दूसरी तरफ ले जाता तो डोरी खिंचती और फायर हो जाता, और ऐसे में बाघ की गोली लग सकती थी। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, क्या थी, वो राइफल की तरफ ले आया तो डोरी ढीली हो गई, गोली नहीं चली। ये करने के बाद उसने मांस खाना शुरू कर दिया। उसने बाघ ने एक चीज का और ध्यान रखा कि जो महिला के शरीर पे जो डोरी बांधी गई थी वो उसे टच ना करे, उसे कोई शक था। तो उसने शिकार का गला और सर को खाया, और इन जगह पे इन्होंने जहर नहीं डाला था। ये जगह ऐसी थी जहाँ पे जहर नहीं डाला था, लेकिन बाघ ने सबसे पहले यही हिस्से खाए, और उसके बाद बड़ी सावधानी से उन जगहों के बीच के हिस्से भी खाए जहाँ पे इन्होंने जहर डाला था। अच्छी तरह से खाने के बाद और फिर बारिश से बचने के लिए उसने शिकार को छोड़ दिया और उस पिंजरे से बाहर निकलने लगा। लेकिन हुआ क्या, उसी समय जब वो निकल रहा था पिंजरे से बाहर, उसी समय बारिश का जो पानी था उसके कारण जो प्लेट थी पिंजरे के स्प्रिंग के ऊपर, जो प्लेट जो ट्रिगर बनी हुई थी बाहर से, वो दब गई। वो दबी तो स्प्रिंग खुले, स्प्रिंग खुलते ही पिंजरे के जबड़े एक आवाज, बड़ी जोरदार आवाज के साथ भड़ाक से बंद हुए, जो दांत थे पिंजरे के। और इसी समय बाघ बाहर निकल रहा था। बाघ के दोनों जबड़े पिंजरे के दोनों जबड़े जो है बाघ के पिछले पांव और घुटने के तरफ से आपस में मिल गए। मतलब जैसे ही पिंजरे के जबड़े से निकला और वो जबड़े आपस में आके मिले, तो बाघ के पांव उसके बीच में थे। लेकिन बाघ की किस्मत बहुत तेज थी, क्योंकि जब वो पिंजरे को रुद्रप्रयाग से लाया जा रहा था तो वो एक जगह पे गिर गया था, और गिर जाने की वजह से क्या हुआ था, उसके जबड़े का जो एक दांत था, एक दांत, वो करीब 3 से 4 इंच लंबा एक दांत था, वो टूट गया था। और जो इंटरेस्टिंग बात हुई वो ये हुई कि बाघ की जो पिछली टांग थी वो इसी टूटे वाले हिस्से में आई, तो वो आसानी से बाहर हो गया, उसे कुछ लगा ही नहीं। बस एक छोटा हल्का सा रगड़ सी लगी और थोड़ा सा उसका मांस निकला, बाकी उसे कुछ नहीं हुआ। अगर जबड़े का दांत नहीं टूटा होता तो बाघ का जो पांव है वो दांत के ठीक नीचे आता, और बाघ जो है पिंजरे में आधा बाहर और आधा अंदर फंसा हुआ रहता, छूटने का कोई चांस नहीं होता उसके। वो उस पिंजरे से बाहर निकल नहीं पाता, क्योंकि या तो उसको अपनी खींच के टांगी अलग कर देनी पड़ती, जो पॉसिबल नहीं है। पिंजरे के जो जबड़े थे उसमें बाघ के बालों का गुच्छा और एक छोटा सा खाल का टुकड़ा फंसा हुआ था, जो मैंने बताया कि थोड़ा सा जो उसको चोट लगी। बाघ द्वारा ये जो कारनामा कर दिया था ये भले ही थोड़ा अविश्वसनीय लगे, लेकिन ये सत्य था। और ऐसा काम केवल वही पशु कर सकता है जो 8 साल से आदमखोर है। खुले हुए मैदानों से बचना, शिकार तक पहुंचने के लिए किसी झाड़ी का इस्तेमाल करना, उसके अंदर अंदर से जाना, कांटों की झाड़ियों को अलग कर देना, शिकार को अपनी सुविधा के हिसाब से बदल बदल के उसको भोजन करना, जिन हिस्सों में जहर डाला हो उन हिस्सों को ना खाना। तो ये एक चालाक बाघ ही कर सकता है। अब तो उसे साइनाइड जहर का भी अनुभव हो गया था। और दोस्तों, जो साइनाइड जो है वैसे भी इसकी जो गंध होती है वो बहुत तेज होती है, बड़ी तीव्र होती है। तो ये सब
बाघ को अब आदत हो गई थी। खैर, बाघ तो बच निकला और ये लोग भी अब अफसोस के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते थे। इन लोगों ने पिंजरा खोला और फिर जो मृत महिला थी उसके रिश्तेदारों का इंतज़ार किया कि वो लोग आएं और इसके अंगों को ले जाएं और उसकी जो अंतिम क्रिया, उसकी अंत्येष्टि आदि जो सब कुछ करना है वो सब करें। और उसके बाद ये लोग रुद्रप्रयाग के लिए निकल पड़े। इनके लोग भी अब इनके पीछे पीछे आ रहे थे। बाघ रात में आम के पेड़ के नीचे भी आया था जिस पे ये थे, क्योंकि पेड़ के पास जहाँ महिला के खून का एक कुंड सा बना हुआ था, हालांकि बारिश की वजह से वो खून का एरिया, वो एरिया तो साफ हो चुका था, वो धुल चुका था, या ये कह लीजिए बह गया था, आप जो भी समझ लें, लेकिन वहाँ पे उसके बाघ के ताज़ा निशान मौजूद थे, बाघ के पाँव के उसके निशान मौजूद थे। अब इन्होंने उन निशानों का पीछा किया तो वो निशान नीचे यात्रा मार्ग तक गए, ये भी उनके पीछे पीछे गए। यात्रा मार्ग से 4 मील दूर जो इनका बंगला था, आदमखोर उस दिशा में जा रहा था, ये लोग भी उसी दिशा में चले। अब आदमखोर बाघ डाक बंगले में गया। डाक बंगले का जो दरवाज़ा था, दरवाज़ों के जो खंभे होते हैं, उसके नीचे की ज़मीन पर उसने पंजे मारे थे और फिर वहाँ से सड़क तक जाने के बाद करीब इसी यात्रा मार्ग पे और आगे चला था, जहाँ पर इनका एक भोटिया मित्र अपनी बकरियों के साथ टिका हुआ था। यहाँ पर भी इस आदमखोर ने एक बकरी को मार दिया। तो दोस्तों, जिम कॉर्बेट साहब लिखते हैं, या यूँ समझ लीजिए कि बोल रहे हैं कि आप में से जो लोग राइफल लेकर दुनिया के किसी भी कोने में इस तरह के अभियान पर निकल रहे हों या निकल चुके हों, उनसे मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये सारी असफलताएं, जितनी असफलताएं और जो निराशाएं जो थी, जिनसे मैं आहत जरूर हुआ था, लेकिन इससे मेरी संकल्प शक्ति और मजबूत हो गई थी। संकल्प ये कि तब तक प्रयास करता रहूंगा जब तक वो महान दिन या रात नहीं आ जाती, जब तक इस बाघ को ना मार दूं। और अब इस जहर और इस पिंजरे के भरोसे भी नहीं बैठूंगा। अब मैं सिर्फ अपनी राइफल का इस्तेमाल करूंगा, जिस चीज के लिए ये बनी हुई है। इसी राइफल से सही और सटीक निशाना साध कर आदमखोर के बदन में घुसा दूंगा और इसका हमेशा के लिए आतंक खत्म कर दूंगा। तो दोस्तों, आदमखोर इस बार तो बच गया। अब देखते हैं कितने दिन और बचता है कि, और ये सब जानने के लिए आपको कहानी से जुड़े रहना पड़ेगा। जो मित्र पहली बार चैनल में आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कुछ कमेंट कर दें ताकि हौसला बढ़े। और कहानी को अगर आगे भी सुनना है तो उसके लिए जो बेल आइकन होता है उससे भी टच कर दें। तो आप सभी मेरे पुराने और नए मित्र, अभी आपसे विदा चाहता हूँ, गुड बाय बोलता हूँ और आपको, और बहुत जल्दी कहानी का अगला हिस्सा आपके सामने लेकर हाजिर होता हूँ। दोस्तों, बाय बाय, टाटा, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय 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 माँ भारती।